पेपर जो चेक करता है वो सिर्फ आपका जो हाईलाइटेड चीजें हैं उस पर ध्यान ज्यादा देता है और बीच में कोई एक आधी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेता है आपको समझने के लिए कि आपको चीजें कितने अच्छे से क्लियर हैं, बाकी वो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ता। अगर 16 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन है तो हमें कितने पेजेस में लिखना चाहिए? अगर 16 मार्क्स का है आपको 7 to 8 पेजेस में लिखना है, ये नहीं जबरदस्ती के 7 to 8 पेजेस बनाने हैं। उसके बाद फॉर्मूला हो गया जो आप यूज कर रहे हो, उसको पेंसिल से ऐसे बॉक्स में डाल कर एग्जाम में टीचर फॉर्मूला देखता है और आंसर देखता है, बीच की कैलकुलेशंस एक आधा स्टेप देख लेगा आपकी नॉलेज चेक करने के लिए, अदरवाइज उसको पता लग जाता है आपको कितना पेपर आता है। हाय एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, दैट इज पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में। हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं बेस्ट स्ट्रैटेजी, बेस्ट टाइम टेबल, लेकिन ये सब किसके लिए डिस्कशन कर रहे थे? वो 3 आवर्स जो हमने एग्जाम में निकालने हैं उनके लिए ये सब चीजें डिस्कस हो रही थी। तो ये 3 आवर्स आपने एग्जाम में करना क्या है, शीट में कैसी चीजें लिखनी है, इस पे हम डिस्कशन कर रहे होंगे। अब आपके माइंड में आएगा क्या मैम पेपर प्रेजेंटेशन से हमारे मार्क्स पे इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है मार्क्स पे। अब फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपको कोई चीज पढ़ानी है, राइट? अब मैं आपको बोल के चल जाऊं ये प्लस से इधर माइनस कर लो, डिवाइड कर लो, और अच्छे से आपको चीजें ना समझाऊं तो आप ये तो कह दोगे मैम को मैथ्स आता है, मैम के आंसर्स निकल रहे हैं, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, मैम को समझाना नहीं आ रहा, ये मैम अच्छा नहीं पढ़ाते। आपके माइंड में आ जाएगा मतलब मुझे चीजें आती हैं लेकिन अगर मैं आपको अच्छे से ना पढ़ा पाऊं तो आप कहोगे मैम को कुछ अच्छे से पढ़ाना नहीं आता। सिमिलरली आपको पेपर आता है लेकिन अगर आप शीट्स पे अच्छे से चीजें मतलब प्रेजेंट नहीं कर रहे, प्रॉपर लाइनिंग में नहीं लिख रहे, ऑर्डर में नहीं लिख रहे, टीचर को चेक करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो टीचर भी कहेगा कि इस बच्चे को इतने अच्छे से चीजें नहीं आती हैं। तो जैसे एक टीचर का बच्चों को समझाना इंपॉर्टेंट चीज है अच्छे से, वैसे एक बच्चे को उसके पेपर शीट से टीचर को समझाना है कि उसको पेपर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत ध्यान से चीजें समझना। अब कुछ बच्चे कहेंगे मेरी तो तैयारी नहीं है, पेपर प्रेजेंटेशन से क्या हो जाएगा? आपकी तैयारी हो सकता है थोड़ी सी कम हो, लेकिन अगर आप अच्छे से पेपर प्रेजेंटेशन कर रहे हो सकता है आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाए। हर पेपर प्रेजेंटेशन से आपके हर सब्जेक्ट में 10 to 15 मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं। अगर आप चीजें ध्यान से कर रहे हो तो बहुत ईजिली चीजें हो जाएंगी। पेपर प्रेजेंटेशन कोई टफ काम नहीं कि आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी चीजें, 2-3 चीजों को माइंड में रखना है, बस उनको फॉलो करना है। स्पीड भी इंप्रूव होगी पेपर में, पेपर टाइमली कंप्लीट होगा और मार्क्स भी इंप्रूव होंगे। अब एक चीज और आती है, पेपर प्रेजेंटेशन में क्या क्या देखना। एक थ्योरी वाले पेपर होते हैं, एक प्रैक्टिकल पेपर होता है, जैसे मैथ्स हो गया, अकाउंट्स हो गया। मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगी। आपको पहले थ्योरी के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, प्लस टाइम पे पेपर कैसे खत्म होगा, प्लस प्रैक्टिकल पेपर्स को हम कैसे अटेम्प्ट करना है, ये एक एक करके चीजें हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पहले थ्योरी पेपर्स पे आते हैं। थ्योरी के पेपर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग होते हैं। मतलब ये है कि आप बहुत ईजी से मार्क्स ले सकते हो, क्योंकि आपको क्या लगता है कि कोई आपकी एक एक लाइन पढ़ने वाला है? क्या इतना टाइम है टीचर के पास? टीचर को पैसे मिल रहे हैं एक कॉपी चेक करने के, टीचर को बंडल चेक करना है पूरा, उसको अपना काम खत्म करना है, वो एक एक लाइन नहीं पढ़ सकता। पॉसिबल ही नहीं है कि वो हर एक पेपर की एक एक लाइन पढ़ रहा है। फिर हम कैसे पेपर लिख रहे होंगे? क्या उसमें सॉन्ग्स डाल दें, कुछ भी डाल दें? नहीं, टीचर एक एक लाइन नहीं पढ़ रहा, लेकिन टीचर को पता है कि उसको कैसे पेपर चेक करना है। रैंडम वो अपने सारे पॉइंट्स चेक कर रहा है एक तो, प्लस उसके बीच में कोई भी रैंडम लाइन उठा के वो चेक कर सकता है। अगर उसमें आपका सॉन्ग या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज मिल गई तो टीचर को आइडिया लग जाएगा कि आपने पेपर ठीक नहीं लिखा। फिर करना क्या है? बहुत सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ, ध्यान से देखना। आप थ्योरी का पहले जब भी क्वेश्चन पेपर सामने आया, सबसे पहले आपकी क्वेश्चन सिलेक्शन होनी चाहिए। आपने कौन से क्वेश्चंस करने हैं, ये नहीं आपने पहले क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया, फर्स्ट को लिखना शुरू हुए शीट्स के ऊपर, एंड देन आपको थोड़ी देर बाद रियलाइज हो रहा है फर्स्ट तो मुझे आता ही नहीं, उसको आप कैंसिल करके सेकंड स्टार्ट कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं करना। पहले बहुत ध्यान से श्योरिटी से क्वेश्चन पेपर पे अपने क्वेश्चंस आपने मार्क करने हैं कि ये 3 या 4 क्वेश्चंस मैं करने ही वाला हूं, यही 4 क्वेश्चंस मुझे आते हैं। फिर आपको उन 4 में से जो बेस्ट क्वेश्चन आता है उससे स्टार्ट करो पेपर करना। वैसे कभी भी ऐसे नहीं पेपर करना चाहिए कि आप पहले 3rd क्वेश्चन कर रहे हो, फिर फर्स्ट कर रहे हो, फिर 2nd क्वेश्चन कर रहे हो। टीचर को पेपर चेक करने में डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। जितना स्मूथली टीचर का एक्सपीरियंस रहेगा आपका पेपर चेक करने में, उतना ही ईजी आपको मार्क्स मिल पाएंगे, उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। टीचर आपको नहीं जानता, चाहे आपने एक रात में तैयारी शुरू की है, चाहे आप पहले 3 महीनों से पढ़ रहे थे, टीचर आपको नहीं जानता। टीचर उस शीट से, आपके पेपर की लैंग्वेज से आपको जज करने वाला है। तो आपने उस शीट को बहुत अच्छे से बनाना है, वो शीट ही आपके मार्क्स डिसाइड करने वाली है। अब उसमें आपने 3 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए, 4 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए। कोशिश करो, अगर आपको लगता है मुझे लास्ट से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मान लो 1 to 9 क्वेश्चन है, मुझे 8th 7th ज्यादा आते हैं, स्टार्टिंग के क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते, तो अपने क्वेश्चन को उल्टा स्टार्ट कर दो। जैसे आप मान लो 8th से अपना पेपर स्टार्ट करो, 8th करो, 6th करो, 4th करो, 3rd करो। या तो पेपर में
ऐसा होना चाहिए सीरियल ऑर्डर में चलो, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवंथ, या फिर पीछे से पेपर स्टार्ट करना है 8 7 4 3, ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए। ये नहीं अपना मन आ रहा है कभी थर्ड क्वेश्चन कर रहे हो, अभी मन आ रहा है फोर्थ कर रहे हो, अभी मन आ रहा है तो फर्स्ट कर दिया, ऐसे नहीं। आपको सीरियल ऑर्डर में चलना है, या तो आगे से फर्स्ट से 8th में कोई नंबर लो या 8 से बैक में चलो, क्वेश्चन पेपर ऐसे करना है। सीरियल नंबर का ये मतलब नहीं कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करना है। सीरियल नंबर का मतलब है अगर आप स्टार्टिंग से क्वेश्चन उठा रहे हो तो आपने एक बार थर्ड उठा लिया, थर्ड के बाद उससे पहले वाला क्वेश्चन ना उठाना, थर्ड के बाद फिफ्थ एट्थ ऐसे ही क्वेश्चन उठाने हैं, सीरियल ऑर्डर में क्वेश्चंस करने स्टार्ट करने हैं। सेकंड चीज, आपने क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया, अगर थ्योरी का है सबसे पहले आपने उसमें इंट्रोडक्शन डालनी है। इंट्रोडक्शन का मतलब जो भी उस डेफिनेशन के बारे में आपको अपनी लैंग्वेज में पता है, उस पूरे कंसेप्ट के बारे में अपनी लैंग्वेज में पता है, सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन में लिखना है। उसके बाद वो डेफिनेशन जो आपने बुक से लिखी है प्रॉपर, वो डेफिनेशन जो किसी ऑथर ने दी है बुक में पर्टिकुलरली एकदम डार्क डार्क करके लिखी होती है, वो वाली डेफिनेशंस आपने यहाँ पे लिखनी है। जब मैंने आपको बताया था कि थ्योरी के पेपर की कैसे तैयारी करनी है, मैंने आपको बोला था कि जिनके आगे भी किसी ऑथर का नेम या इंपॉर्टेंट पर्सन का नेम लिखा गया है, वो डेफिनेशंस आपको एज इट इज लर्न करनी है, वो डेफिनेशंस आप लिख रहे होगे यहाँ पे। उसके बाद आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। कई बार क्या होता है बुक में जहां से भी हम टॉपिक पढ़ रहे होते हैं वहां पे 4 से 5 चीजें लिखी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, लिमिटेशंस, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन पेपर में सिर्फ 2 से 3 चीजें पूछी गई हैं। तो आपको सारा अपनी बुक वाला लिखने की जरूरत नहीं है, जो 2-3 चीजें पर्टिकुलरली पूछी गई है उन्हीं को आपने आंसर शीट पे लिखना है। आंसर शीट पे ये नहीं जो हमें आता है वो लिख रहे हैं, जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग चीजें हमें लिखनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशन, फीचर्स, जो भी वो पूछ रहा है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स में ये नहीं कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर हेडिंग डाली और 5-6 पॉइंट्स लिख दे, नहीं, उसमें सब हेडिंग्स डालो। कैरेक्टरिस्टिक लिखा, फर्स्ट पॉइंट क्या है उसका वो लिखो, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फिर उनकी आगे एक्सप्लेनेशंस डालो। ऐसा पेपर चेक करने में टीचर को बहुत अच्छा लगता है, उसको समझ भी आता है कि आप कहना क्या चाहते हो। आप बिल्कुल गंदी गंदी हैंडराइटिंग से एकदम फ्रीली लिखते जा रहे हो कुछ भी, और टीचर को समझ आ जाता है कि बच्चे को कितना पेपर आता है। प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक लिखा, उसके सब पॉइंट्स डाले, सब पॉइंट्स बुक में लिखे होते हैं, मैं आपको बार बार कहती हूँ, सब पॉइंट्स को अच्छे से आपको अपने माइंड में रखना है। उन सब पॉइंट्स को लिखा, फिर उसके आगे अपनी एक्सप्लेनेशन डाली। अब जैसे आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हो, उसके सब पॉइंट्स लिख रहे हो, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ये जो इंट्रोडक्शन वर्ड है ये आप अपने डिफरेंट कलर के पेन से लिखो। जैसे मैंने ब्लैक पेन से लिख दिया, इंट्रोडक्शन पूरी ब्लू पेन से लिख दी। उसके बाद डेफिनेशन जो मैंने हाईलाइट कर दिया ब्लैक से, बाकी सब ब्लू से लिखा डेफिनेशन जो है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ब्लैक से लिखा, उसका सब पॉइंट ब्लैक से लिखा, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन ब्लू से डाली। अब आप कहोगे मैम 2 पेन लेके चल रहे हैं, इतना कौन संभालेगा? इतना कुछ भी नहीं है ये चीज। हमें लगता है कि 2-2 पेन से करने में हम लेट हो जाएंगे पेपर, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप फटाफट चीजें कर लेते हो, एक हैबिट बन जाती है, और पेपर जो चेक करता है वो सिर्फ आपका जो हाईलाइटेड चीजें हैं उस पर ध्यान ज्यादा देता है, और बीच में कोई एक आधी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेता है आपको समझने के लिए कि आपको चीजें कितने अच्छे से क्लियर हैं, बाकी वो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ता आपका लिखा हुआ। तो इसलिए आपने क्या करना है, जो हाईलाइटेड चीजें वो श्योरिटी लेनी है कि वो हाईलाइटेड चीजें आपकी बहुत करेक्ट लिखी गई है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, चेक करने वाला आप इजीली मार्क्स दे पाए। दूसरी चीज आती है कि अगर 16 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन है तो हमें कितने पेजेस में लिखना चाहिए। अगर 16 मार्क्स का है आपको 7 to 8 पेजेस में लिखना है, ये नहीं जबरदस्ती के 7 to 8 पेजेस बनाने हैं। क्वेश्चन में इतनी चीजें पूछी गई होती हैं कि आपके 7 to 8 पेजेस नॉर्मली बन जाते हैं। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है टीचर जैसे आपके 16 मार्क्स हैं तो 13 या 14 से ऊपर नहीं दे पाता। कई यूनिवर्सिटीज में होता है कि 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, टीचर 14 से अबव मार्क्स नहीं दे पा रहा, 14 मैक्सिमम मार्क्स है। तो आपका इतना अच्छा अगर पेपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर आपने प्रॉपर लिखा है, तो वो 14 भी आपको दे सकता है, यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाता है। अब आप कहोगे मैम क्या ऐसा होता है कि 16 में 16 नहीं आते? थ्योरी में कम चांसेस होते हैं फुल मार्क्स आने के, थ्योरी में ज्यादातर मार्क्स कट जाते हैं, मतलब लिमिटेशन होती है कि हाँ 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना परफेक्ट तो नहीं लिख दिया होगा बच्चों ने, 14 ही मैक्सिमम टीचर दे पाता है। तो इसलिए यहाँ पे भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको 14-15 पे अगर एक क्वेश्चन मिल रहा है इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रेजेंटेशन ऐसी करनी है, ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करना है, इससे इफेक्ट पड़ता है। ये मत सोचो इससे मेरा टाइम वेस्ट होगा, मैम 2-2 पेन यूज कर रहा हूँ, एक खोल रहा हूँ दूसरा, नहीं टाइम वेस्ट होता। एक मतलब 10 सेकंड्स भी नहीं लगते, 10 सेकंड्स में मैं ज्यादा बोल रही हूँ पेन चेंज करने में, हार्डली 2 to 3 सेकंड्स लगते हैं। मैं सारे पेपर्स अपने ऐसे ही करती थी, बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी। उसके बाद यहाँ पे हो गया जो भी डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं आपके थ्योरी के अंदर, वो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे बनाने हैं, प्रॉपर नीट एंड क्लीन बनाने हैं। आप पेंसिल से ही करना है, पेन से करना है, देखो आप पेंसिल से भी कर सकते हैं, पेन से भी कर
सकते हैं। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, आप प्रॉपरली चीजें मतलब नीट एंड क्लीन काम करते हो, तो आप पेन से ही साइड में फ्लो चार्ट या डायग्राम्स बना दो। नहीं तो आपको लगता है नहीं नीट एंड क्लीन नहीं है तो पेंसिल से भी बना सकते हो। कई बार यूनिवर्सिटीज कहते हैं कि पेन से ही लिखा हो तो बेटर है, तो आप पेन से भी बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा लेफ्ट हैंड साइड पे सारा, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन चल रहा है मेरा, कैरेक्टरिस्टिक्स, डेफिनेशन सब कुछ लिख रही हूँ मैं। तो राइट हैंड साइड पे थोड़ी सी जगह छोड़ के आप वहाँ पे फ्लो चार्ट्स बनाओगे प्रॉपरली नीट एंड क्लीन। अगर पेंसिल से बना रहे हो, इरेज नहीं किया होना चाहिए ज्यादा, मतलब टीचर को देखे बहुत बार इरेज करके बनाया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड चीज, पेन से बना रहे हो तो उसमें कोई कटिंग नहीं होना चाहिए, प्रॉपर उसमें जो वर्डिंग्स लिखने नीट एंड क्लीन लिखो कि टीचर को समझ आ जाए और उस डायग्राम या फ्लो चार्ट को देख के ये बात समझ जाए कि आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट अच्छे से आता है और उस क्वेश्चन पे फटाफट से टिक लगा के आपको मार्क्स देता हुआ इजीली वो अगले क्वेश्चन पे जा पाए। जितना इजी टीचर को फील होगा क्वेश्चन चेक करते हो, उतना आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, वो आपके टीचर मार्क्स भी नहीं काटेगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो थ्योरी में यही सब चीजें हैं, क्वेश्चन सिलेक्शन, 2 कलर आपने पेन यूज करना है, प्रॉपर चीजें लिखनी है आपने, मतलब फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स को अवॉइड नहीं करना कि मैं इस क्वेश्चन में है और छोड़ जाऊं, नहीं, आपने प्रॉपर लिखने हैं, प्रॉपर बनाने हैं नीट एंड क्लीन। उसके बाद आते हैं, अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के बारे में, जैसे मैथ्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो गए सब्जेक्ट्स। इनमें क्या हम चीजों का ध्यान रखना है, ये सबसे ईजी होते हैं अटेम्प्ट करने। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर 16 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 7-8 पेजेस फिल करने हैं, इसमें पेजेस का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आपका फॉर्मूला, आपकी कैलकुलेशन, आपके आंसर्स ठीक होने चाहिए, इनमें आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन 2-3 चीजें इसमें आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1, जब भी आप कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर रहे हो, जैसे मैथ्स हो गया, तो सबसे पहले आपने वही क्वेश्चन सिलेक्शन अच्छे से करनी है। ये नहीं आपने क्वेश्चन सिलेक्ट किया और आपको लगता है कि हो जाएगा, लेकिन जब शीट पे करने लगे वो हुआ नहीं और आपने उस पर क्रॉस लगा दिया। कटिंग देख के टीचर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता, उसको लगता है बच्चा कंफ्यूजन में है या बच्चे को अच्छे से नहीं आता, उसका माइंड वैसे ही शीट को देख के सेट हो जाता है। हमने ऐसा नहीं करना, आपको श्योरिटी होनी चाहिए क्वेश्चंस को लेके। अगर सिलेक्शन के टाइम पे आपको श्योरिटी नहीं है, उसको रफली शीट के पीछे एक बार पेंसिल से, मतलब रफली आप उसको सॉल्व करके देख लो कि आपका ठीक, मतलब आपको ठीक से समझ आ रहा है, आप कर पा रहे हो नहीं, आंसर रफली निकाल के देख लो, फिर उसको फेयर नोट करो। हर क्वेश्चन के साथ ऐसा नहीं करना, आपको हर क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। कोई एक आधा क्वेश्चन जिसमें आपको लग रहा है नहीं इसमें मुझे डाउट है, पता नहीं होगा या नहीं, आप रफली अपनी शीट के पीछे पेंसिल से करके देख सकते हो, फिर उसको फेयर यहाँ पे नोट करो। अपनी जो कटिंग है उसको अवॉइड करो ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद फॉर्मूला हो गया जो आप यूज कर रहे हो, उसको पेंसिल से ऐसे बॉक्स में डाल के आओ एग्जाम में। टीचर फॉर्मूला देखता है और आंसर देखता है, बीच की कैलकुलेशन एक आधा स्टेप देख लेगा आपकी नॉलेज चेक करने के लिए, अदरवाइज उसको पता लग जाता है आपको कितना पेपर आता है। तो आपने जो भी फॉर्मूला लिखना है उसको बॉक्स में डालना है, प्लस जो भी आपका लास्ट में आंसर आ रहा है, चाहे वो स्टैट्स हो गया, मैथ्स का हो गया, उसको आपने क्या करना है, बॉक्स के अंदर डालना है, ताकि टीचर को फटाफट से आइडिया लग जाए आपको कितना आता है और वो फटाफट से मार्क्स देके अगले क्वेश्चन पे जा सके इजिली। जितनी जल्दी वो आगे आगे क्वेश्चंस पे जाएगा, मार्क्स देके आपको इजिली उतने अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे स्टैट्स हो गए, इन सब चीजों का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आती है, अब नेक्स्ट चीज आती है स्पीड कैसे बढ़ानी। मतलब कई बार हमें पेपर भी आता होता है लेकिन 3 घंटे के अंदर हमारा पूरा नहीं हो पाता। ये इसलिए होता है क्योंकि स्टार्टिंग के 1 घंटा या आधा घंटा हम बहुत स्लोली काम कर रहे होते हैं, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, और फिर बाद में अपनी स्पीड बढ़ाते हैं और हमारा पेपर पूरा नहीं कंप्लीट हो पाता। आपने पेपर में स्टार्टिंग से ही स्पीड बना के रखनी है, स्टार्टिंग से ही माइंड में अपना एक टारगेट लेके रखना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे को 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, और मैं सोचूं भी तो 3 घंटे पड़े हैं, बहुत टाइम है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। नहीं, मुझे पहले से ही चीजें प्लान करनी है। अगर मेरे पास 5 क्वेश्चन है, 3 घंटे हैं, तो मैं ये सोच के रखूंगी आधे घंटे के अंदर मुझे एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है, फिर नेक्स्ट हाफ एन आवर के अंदर मुझे एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ऐसे हर एक आधे घंटे के अंदर मुझे एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है। आप कहोगे मैम ये तो 2.5 आवर्स में हो जाएगा पेपर, नहीं होगा। अगर मैंने डिसाइड कर लिया आधे घंटे के अंदर क्वेश्चन होगा, ये हो सकता है मेरे को 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, 3 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, वो ऐसे करते करते मेरा पेपर 2 आवर्स 45 मिनट्स में ही कंप्लीट होगा। तो जो लास्ट के 15 मिनट बचे हैं उसका क्या करना है मैं बताती हूँ, पर पहले आपको स्टार्टिंग से ही क्या करना है, अपने क्वेश्चन को टाइम लिमिट देनी है कि मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन इतने टाइम में करना है, सेकंड क्वेश्चन इतने टाइम में करना है, और ये नहीं 3 घंटे तो उसी अकॉर्डिंग टाइम लिमिट, नहीं, आपने टाइम लिमिट 2.5 घंटे के अकॉर्डिंग ही देनी है, 2.5 आवर के अकॉर्डिंग ही देनी है कि मैं ऐसे 2.5 घंटे में कैसे पेपर पूरा करूंगा। 5 क्वेश्चन जैसे मैंने कह दिया, मेरे को हाफ एन आवर डिवाइड करके उस हाफ एन आवर में पूरी कोशिश करनी है क्वेश्चन कंप्लीट करने की। बाय चांस 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो गए, मेरे पास आधा घंटा बाद का भी है, कोई बात नहीं, लेकिन 2 या 5 मिनट से ऊपर नहीं होना चाहिए हर क्वेश्चन को। हाफ एन आवर मतलब हाफ एन आवर, मैक्सिमम थोड़ा सा टाइम ऊपर जा रहा है तो सिर्फ 3 से 5 मिनट का, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ऐसे 2.5 से लेके 2 आवर्स 45 मिनट्स के अंदर अंदर मेरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट के 15 मिनट क्या करना है कि लास्ट के 15 मिनट आपने आपका पेपर चेक करना है। पेपर चेक करना सबसे बोरिंग काम होता है। अभी से हमने इतना सारा पेपर लिखा, मैंने खुद लिखा, मैं एग्जॉस्ट होगी इतना लिखने में सोच सोच के, और अब फिर मैं अपना पेपर लिखा हुआ चेक करूं, नहीं, आपने सोचना है ये मेरी फ्रेंड का पेपर है, मैंने उसका पेपर चेक करना है और मुझे इसमें गलतियां ढूंढनी है। जब हमें किसी और की मिस्टेक्स
ढूंढनी होती है हम फटाफट से ढूंढते हैं, अपनी मिस्टेक्स हमें नहीं दिखती। तो आपने सोचना है ये अब मेरे फ्रेंड का पेपर है और मुझे इसमें चीजें ढूंढनी है, कोई मैंने शीट तो नहीं मतलब इधर उधर कर दी, शीट इन द सेंस कि पेपर यहाँ एक पेज छूट जाता है कई बार, तो वो टीचर को दिक्कत तो नहीं होगी, प्रॉपर चीजें लिखी हैं, सीरियल ऑर्डर में लिखी हैं नहीं, कुछ आपको डायग्राम चेक करने हैं, मेनली मैथ्स में फॉर्मूलाज आंसर्स चेक करने हैं, और अगर थ्योरी का पेपर है तो उसकी हेडिंग सब हेडिंग्स चेक करनी है, पूरा पूरा पेपर नहीं रीड करना, ये मेन चीजें उसमें चेक करनी है। कई बार ये छोटी सी रिवीजन 15 मिनट्स की आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा जाती है। अगर आपको मान लो 3 क्वेश्चंस भी आते थे और अब आपको पेपर नहीं आता, आगे कोई चांस ही नहीं लिखने का, ये नहीं कि वो अपनी शीट दे के चले गए, नहीं, उन 3 क्वेश्चंस को भी एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, कोई मिस्टेक तो नहीं है, मैथ्स है या स्टैट्स है, कोई भी सब्जेक्ट है, थ्योरी का ही है, एक बार उसको चेक कर लो। कई बार इसी से आपको 4 to 5 मार्क्स का इंक्रीमेंट मिल जाता है आपके मार्क्स में। हर एक पेपर को इंपॉर्टेंस देना सीखो, ये नहीं ये पेपर गंदा होगा ठीक है मैं अगला देख लूंगा, नहीं, हर पेपर को इंपॉर्टेंस दो। परसेंटेज ऐसे नहीं आती, हर एक पेपर में मार्क्स आने से ही परसेंटेज बनती है। आपके साथ बहुत सारी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर दी, टाइम टेबल डिस्कस कर दी, कैसे यूनिट्स में चैप्टर सेलेक्ट करने हैं, पेपर में जाके क्वेश्चंस कैसे सेलेक्ट करने हैं, पेपर लिखना कैसे है, ये सब चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप बिल्कुल ध्यान से इन चीजों को फॉलो कर रहे हो ना, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपके 65-70 के रेंज में आने हैं, ये 2-3-4 चीजें आपने ऐड कर ली, आपके 75 to 80 भी आ सकते हैं। प्रेजेंटेशन से, इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता है, इसको अच्छे से फॉलो करो। 10th 11th तक मैं भी यही सोचती थी कि लिखना ही तो है, बस क्या फर्क पड़ता है, ठीक लिखना है, बस जैसे मर्जी लिखो, पेन से क्या फर्क पड़ता है, राइटिंग से क्या फर्क पड़ता है, नीट एंड क्लीन लिखने से क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। जितना ईज टीचर को पेपर चेक करने में होगा उतने ईजिली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। टीचर को प्रॉब्लम होना पेपर चेक करने में आपके लिए प्रॉब्लम है, आपके मार्क्स कट जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना। आपकी शीट ही टीचर के लिए सब कुछ है। टीचर आपको पर्सनली नहीं जानता, टीचर नहीं जानता आप कितना पढ़ते हो, टीचर को नहीं पता आपने एक रात पहले पढ़ना शुरू किया है या 3 महीनों से आप पढ़ रहे हो, नहीं, टीचर की वो शीट ही आपके बारे में सब कुछ बता रही है, तो उस शीट पे ही आपने बहुत अच्छी सी चीजें लिखनी है। आई होप अब आप पेपर प्रेजेंटेशन की इंपॉर्टेंस को समझोगे और इसको मतलब सीरियसली लोगे, और स्पीड का इशू नहीं रहेगा अगर आप जैसे पहले से ही टाइम डिवाइड करके चीजें चल रहे हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। If you like this video, do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Dream Maths. Thank you so much for watching.